तो इस वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, तो हम लोग वैल्यूएशन और रेट फिक्सेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वैल्यूएशन और रेट फिक्सेशन क्या होता है, इसकी थ्योरी ऑलरेडी आपको बता दी गई है, आप वीडियोस को दोबारा रिपीट करके देख भी सकते हैं। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं और एग्जामिनर के लिए अगर ऑब्जेक्टिव पेपर बनाना है तो ये फेवरेट एरिया होता है जहाँ से वो न्यूमेरिकल पुटअप करता है। क्योंकि फायदा ये है कि इस वाले जो सब्जेक्ट है, भाई सब्जेक्ट का ये और जो पार्ट है, इससे आपको अगर फॉर्मूले लिखो तो फॉर्मूले नंबर ऑफ फॉर्मूले हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन सारे फॉर्मूले बहुत आसान हैं। उससे न्यूमेरिकल जो बनते हैं वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं लेकिन बहुत ईजी होते हैं। इसीलिए ये समझ लीजिए कि टीचर का फेवरेट एरिया है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स ऑन वैल्यूएशन एंड रेट फिक्सेशन, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी टू मॉडरेट होते हैं, हार्ड क्वेश्चन इससे नहीं बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, अ प्रॉपर्टी फेचेस 9000 डिडक्टिंग ऑल आउटगोइंग्स, यानी कि जो नेट इनकम है किसी प्रॉपर्टी की वो 9000 रुपीज है। ठीक है, तो सबसे पहला हमें फैक्ट यहाँ पे क्या मिल गया, नेट इनकम के बारे में। तो ये कितना है, 9000 है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि हर आउटगोइंग को डिडक्ट करने के बाद 9000 रुपीज किसी प्रॉपर्टी से मिल रहा है इफ एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, और यहाँ पे हमें रेट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट मिल गया जो कि है हमारा 8%। कैलकुलेट द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। अब आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू के बारे में पता है कैसे निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले हम ईयर्स परचेज निकालते हैं और फिर नेट इनकम से मल्टीप्लाई करके कैपिटलाइज्ड वैल्यू, जिसको हम सीवी भी कहते हैं, उसका कैलकुलेशन कर लिया जाता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ईयर्स परचेज। ईयर्स परचेज, अब अगर मैं ईयर्स परचेज की बात करूं तो वो क्या होता है, वो होता है 100 अपॉन आई। 100 अपॉन आई, आई कितना है 8, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12.5। ठीक है, तो 12.5 रुपीज अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो ईयर के एंड में आपको 1 रुपीज का प्रॉफिट होता है, और यही ईयर परचेज की डेफिनेशन होती है। अब यहाँ पे हमको निकालना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू, जिसको हम लोग सीपी भी कहते हैं, या बहुत सारी जगह पे इसको कैपिटलाइज्ड कॉस्ट भी कहते हैं, यानी कि सीसी कहते हैं। आपकी जो इच्छा आप वो लिख लीजिए। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका नेट इनकम इनटू ईयर्स परचेज। नेट इनकम कितनी है, दैट इज 9000 रुपीज, और ईयर्स परचेज कितना है, दैट इज 12.5। इन दोनों को अगर आप सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ रहा है आपका 112500, 112500। ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि अगर मैंने किसी भी प्रॉपर्टी में 1,12,500 का इन्वेस्टमेंट किया है तो एंड ऑफ द ईयर जो मेरा नेट इनकम होगा वो 9000 रुपीज होगा, जो मेरी सेविंग होगी वो 9000 रुपीज की होगी। ठीक है, तो ये आपका एक कैपिटलाइज्ड कॉस्ट का बेसिक क्वेश्चन हो गया। ऐसे क्वेश्चन आपने किए भी होंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे इन चीजों को रिपीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एस्टिमेट अर्थवर्क बाय द सेंटर लाइन मेथड फॉर टोटल सेंटर लेंथ इज। ठीक है, तो यहाँ पे एल, बी और एच की वैल्यू दी है। एल कितना है, अब देखिए सेंटर लाइन मेथड, लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल मेथड, ये हम लोग आने वाले दिनों में करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल उसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया है वैल्यूएशन वाले टॉपिक में। विड्थ इसकी 1.10 मीटर है, और अगर हम डेप्थ की बात करें जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपका 1 मीटर है। ठीक है, इतना सब कुछ दिया हुआ है। इसके बाद ये आपसे पूछ क्या रहा है, इसे ये पूछ रहा है कि एस्टिमेट अर्थवर्क बनाना, कि आपको बताना है कि अगर आप किसी ऐसे एरिया में जहां का डायमेंशन ये है वहां पे एक्सकेवेशन करोगे तो कितना अमाउंट ऑफ अर्थ, यानी कितने अमाउंट ऑफ मिट्टी आपको मिलेगी। तो सिंपल सी बात है, जितना वॉल्यूम होगा उतने अमाउंट ऑफ मिट्टी मिलेगी। इस क्वेश्चन में खास बात बस यही थी, क्वेश्चन टफ नहीं था, बस यहाँ पे लैंग्वेज के थ्रू उसने ये कहीं मेंशन नहीं किया कि आपको वॉल्यूम निकालना है या एक्सकेवेशन पर मीटर क्यूब निकालना है। यहाँ पे इसने ऐसे लिख दिया है कि एस्टिमेट अर्थवर्क बताना है, और एस्टिमेट अर्थवर्क का मतलब होता है कि एक्सकेवेशन के दौरान कितना वॉल्यूम ऑफ सॉइल आप एक्सकेवेट करोगे, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दैट इज एल इंटू बी इंटू एच, 40.10 इंटू 1.10 इंटू 1, और अगर आप इसको सॉल्व कर दोगे तो ये आ रहा है 44.11 मीटर क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई में 2019 के इवनिंग शिफ्ट में आया था। मतलब कि सारे जो क्वेश्चन मैं आपको आज करा रहा हूँ ये सारे किसी ना किसी एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में। ठीक है, मेंस में नहीं आया है, ऑब्जेक्टिव में आया है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके किसी भी तरह के ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, जहाँ पे अगर क्वेश्चन टफ नहीं बना सकते हैं तो लैंग्वेज को घुमा दिया जाता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ प्लास्टरिंग टू फेसेस फॉर 4 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर वाइड एंड 30 सेंटीमीटर थिक वॉल। आपको ही पता है कि वॉल के दो फेस होते हैं
और इस क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन कर रहा है कि इन दोनों फेज पे हम प्लास्टरिंग करेंगे, तो बताइए कि प्लास्टरिंग करते समय क्वांटिटी कितनी होगी। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं लिख देता हूं। अमाउंट ऑफ प्लास्टरिंग, ठीक है, तो सिंगल फेज का आपको ही पता है कि जो प्लास्टरिंग होती है वो ऑन द सरफेस की जाती है, तो 4 इंटू 3, एक सरफेस पे 4 इंटू 3 करेंगे और ऐसे दो सरफेस हैं तो इंटू 2 कर देंगे, तो सिंपली ये आ जाएगा 24 मीटर स्क्वायर। प्लास्टरिंग करते समय थिकनेस ऑफ द वॉल से हमें कोई भी कंसर्न नहीं होता है, तो एकदम देखिए फिंगर टिप वाले क्वेश्चन होते हैं। और ये क्वेश्चन आपका आया था एसएससी जे 2019 के इवनिंग शिफ्ट में, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे आसान सा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, अ बिल्डिंग इज फेचिंग एन एनुअल रेंट ऑफ 1.8 लाख, द परचेजर डिजायर्स टू गेट 5% रिटर्न ऑन द कैपिटल। ठीक है, यानी कि जितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया है उस पे उसको 5% का एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए, तो आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू बतानी है बिल्डिंग की कितनी होगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ईयर्स परचेज निकाल लीजिए। तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले आप निकालिए ईयर्स परचेज यानी कि वाईपी, ये कितना होता है, ये होता है आपका 100 अपॉन आई। ठीक है, 100 अपॉन आई, आई कितना है 5, तो ये कितना आ रहा है, ये आता है 20। ठीक है ना, अब इसके बाद अगर हम बात करें कैपिटलाइज्ड वैल्यू की या कैपिटलाइज्ड कॉस्ट की, तो वो होता है आपका नेट एनुअल इनकम, ठीक है, इनटू ईयर्स परचेज। तो नेट एनुअल इनकम कितनी है, तो ये हमारा 1.8 लाख, तो इसको मैं ऐसे देता हूँ 1,80,000 इंटू 20, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 36 लाख, 36 लाख रुपीज। ठीक है, यानी कि अगर आप किसी बैंक में 36 लाख रुपीज इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, बैंक में जहां पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% मिल रहा है, तो उसका जो ब्याज की दर होगी एनुअली वो 1,80,000 के बराबर होगी। कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या दिखाता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू दिखाता है कि अगर इस अमाउंट को उठा करके आप इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी बैंक में, जो कि आपके एक सर्टेन रेट ऑफ एनुअल रेट के हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक है, आपकी बैंक की ब्याज की दर निश्चित है, तो नेट इनकम के बराबर आपको ब्याज मिलता है। तो यहाँ पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू 36 लाख है, तो अगर मैं 5% वाले किसी बैंक में ले जाके 36 लाख रुपीज को इन्वेस्ट कर दूंगा, तो साल के अंत में हमको 1,80,000 रुपए का एनुअल ब्याज मिलेगा। जो वार्षिक ब्याज होगा आपका एनुअल इंटरेस्ट होगा, तो 1,80,000 के बराबर होगा अगर हमारा 5% का रिटर्न है तो। ठीक है, ये आसान से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बिल्डिंग ओनर रिसीव्स एन एनुअल फीस ऑफ 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगेन नेट इनकम की बात करती है जो कि 1 लाख है। टोटल एनुअल कॉस्ट, अच्छा एनुअल फीस है, नेट की बात नहीं की है, एनुअल फीस आपकी 1 लाख है और टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ रिपेयर इज 15,000। ठीक है, खर्चा कितना हो रहा है, 15,000 रुपए रिपेयरिंग के तौर पे खर्चा हो जा रहा है। तो आपसे कह रहा है कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू बताइए किसी भी बिल्डिंग की जहां पर रेट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट कितना है, 5% है। ठीक है, यानी कि आपको किसी भी बिल्डिंग से, मान लीजिए कोई भी बिल्डिंग है, उससे हमको जो ग्रॉस इनकम हो रही है, तो यहाँ पे जो वैल्यू, ये क्वेश्चन इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया है, यहाँ पे क्वेश्चन में ग्रॉस इनकम दी हुई है, ठीक है, जीआई जिसको हम हिंदी में कहते हैं शॉर्टकट में, इसको हम जीआई बोलते हैं। तो ग्रॉस इनकम है यहाँ पे 1 लाख। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्सपेंस है, ठीक है, वो एक्सपेंस कितना है, दैट इज 15,000। तो यहाँ पे अगर हम नेट इनकम की बात करेंगे तो ये नेट इनकम हो जाएगा 1 लाख माइनस 15,000, तो ये आ रहा है 85,000। ठीक, इसी तरह से अगर मैं ईयर्स परचेज की बात करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 100 अपॉन 5 यानी कि 20, इसलिए जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आएगी वो हो जाएगी आपकी 85,000 इंटू 20, और इसका आंसर आएगा 17 लाख रुपए। ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक है, इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस क्या है इसमें कि आपको इसमें प्रैक्टिस चाहिए। अगर आपकी थोड़ी सी भी प्रैक्टिस है तो ऐसा क्वेश्चन करना आपके बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, बट अगेन प्रैक्टिस चाहिए होता है, कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर होनी चाहिए और वर्डिंग को समझ आना चाहिए। ठीक, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ईयरली डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक प्रॉपर्टी है जिसको हमने 20 लाख की कॉस्ट में परचेज किया है, उसका हमको ईयरली डेप्रिसिएशन निकालना है। अगर उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है 20 ईयर्स,
और डिप्रिसिएशन के लिए जिस मेथड का हम यूज करना चाहते हैं दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। तो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्मूला बना जाता है, जिसमें डिप्रिसिएशन बराबर होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे जो कॉस्ट है दैट कॉस्ट इज 20 लाख। ठीक, तो यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू जो भी है, अब ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन दोनों की वैल्यू बराबर होती है ये भी आपको पता है। तो ये 10% होता है, तो 10% ऑफ कॉस्ट दैट इज 20 लाख। तो यहाँ पे जो स्क्रैप वैल्यू निकल के आ रही है या फिर जो सैलरी वैल्यू जो भी होगी दैट इज 2 लाख। ठीक है, ठीक। तो अब यहाँ पे अगर मैं एनुअल डेप्रिसिएशन की बात करूंगा तो एनुअल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, C माइनस एस अपॉन एस। C आपका है 20 लाख, S आपका है 2 लाख अपॉन N, और N कितना है यहाँ पे, तो यूजफुल लाइफ है 20, तो ये होगा 18 लाख अपॉन 20, और 18 लाख अपॉन 20 हो जाएगा 90,000। 90,000 यानी कि पर एनम जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसमें 90,000 रुपए की क्या हो रही है, डिक्रीमेंट हो रही है, उसमें रिडक्शन जो है उसके कॉस्ट में, उसकी वैल्यू में, दैट इज 90,000 पर एनम। तो अगर आपसे कह रहे हैं 3 साल बाद कितना वैल्यू घट जाएगा, तो 90,000 इंटू 3 यानी कि 2,70,000 रुपए कम हो जाएंगे। तो इसमें भी क्वेश्चन मतलब दिमाग पूछता है, अभी आगे आने वाले क्वेश्चन इसको हम काउंटर भी करेंगे, लेकिन ये फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या किया इन्होंने, इस क्वेश्चन में सिंपल सा इन्होंने कहा कि भाई हमारा जो कॉस्ट है दैट इज 20 लाख, इसमें से हमने सैलरी वैल्यू निकाल लिया जो कि हमारा 2 लाख आया, यूजफुल लाइफ 20 इयर्स थी, तो हमने यहाँ से एनुअल डेप्रिसिएशन की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अ बिल्डिंग हैज बीन परचेज्ड बाय अ पर्सन एट अ कॉस्ट ऑफ 25,000, तो ज्यादा सस्ता है, बट चलिए क्या कर सकते हैं, 250 साल पहले की बात होगी। तो एक बिल्डिंग है जिसको 25,000 रुपीज में किसी पर्सन ने परचेज कर लिया है। ठीक है, उस बिल्डिंग की जो यूजफुल लाइफ है दैट इज 40 इयर्स। स्क्रैप वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 3,000 ओनली, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, निकालने की जरूरत नहीं है। तो कैलकुलेट द एनुअल सिंकिंग फंड एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हमें पता है कि जो हमारा एनुअल सिंकिंग फंड होता है जिसको हम लोग प्रीमियम भी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला, अच्छा पिछले साल एसएससी में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सिंकिंग फंड के काफी क्वेश्चन आते हैं, तो मैं प्रीमियम को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करता हूँ, आपकी इच्छा है आप जो चाहे वो यूज करिए। ठीक है, तो दैट इज एस इंटू आर अपॉन 1 प्लस आर टू दी पावर एन माइनस 1, तो ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक, जहाँ पे एस क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे एस का मतलब होता है कि अगर स्क्रैप वैल्यू सैलरी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो उसको माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे एस कितना हो जाएगा, दैट इज 25,000 माइनस 3,000, यानी कि एस की वैल्यू यहाँ पे आएगी 22,000 रुपए। ठीक, अब यहाँ पे सिंकिंग फंड का प्रीमियम निकल जाएगा, और ये प्रीमियम कितना होगा, 22,000। आर क्या है, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि है 5%, और 5% लिखिए या 0.05 लिखिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.05 टू दी पावर एन। एन कितना है, तो यूजफुल लाइफ है 40 माइनस 1। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व किया, और सॉल्व करने पे ये आ रहा है 182.14 रुपीज। तो यहाँ पे सिंकिंग फंड का जो प्रीमियम अमाउंट है यानी कि जो एनुअल अमाउंट है दैट इज 182.14, यानी कि अगर मैं किसी ऐसे बैंक में जो कि मुझे एनुअली 5% का इंटरेस्ट देता है, हर साल 182 रुपीज ले जाके जमा करना शुरू कर दूंगा, तो जब तक बिल्डिंग की एज कंप्लीट होगी, यानी कि उसका जो 40 साल का लाइफ स्पैन है वो खत्म होगा, मेरे अकाउंट में 22,000 रुपए आ जाएंगे, और मैं इस 22,000 का यूज करके और 3,000 रुपए स्क्रैप वैल्यू के तौर पर अर्जित करके मैं अपनी फिर से वैसे ही बिल्डिंग बना सकता हूँ। ये बात अलग है कि तब तक बिल्डिंग की कॉस्ट काफी बढ़ जाएगी क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी, बट स्टिल जितना पैसा मैंने लगाया है अगर मैं उतना एक अमाउंट बैंक में जमा करता रहूंगा, तो जब मेरी बिल्डिंग की एज कंप्लीट होगी यानी कि अब वो यूजफुल नहीं रह जाएगा, तो उतना अमाउंट मेरे पास फिर से अवेलेबल हो जाएगा, मेरे को जितना पैसा लगाया उतना पैसा मिल गया, नो प्रॉफिट नो लॉस का केस बन जाएगा। ठीक, तो ये जनरली बिजनेसमैन लोग करते भी हैं कि जब किसी इन्वेस्टमेंट को डालते हैं तो जब वो इन्वेस्टमेंट पैसा देना बंद कर देगा उस समय के भी बारे में सोच लेते हैं, और वहीं से ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया है। Now, the next question is calculate the years purchase for a property of useful life of 30 years। ठीक है, अब ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी है और बहुत ही अच्छा है। ठीक है, ये क्वेश्चन
क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई में आया था 2018 के मॉर्निंग शिफ्ट में। कह रहा है कि आपको ईयर्स परचेज निकालना है किसी एक ऐसे प्रॉपर्टी का जिस प्रॉपर्टी की यूजफुल लाइफ 30 ईयर्स है एंड रेट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट इज 5%। बैंक जो है वो 5% का एनुअल इंटरेस्ट दे रहा है। साथ ही साथ में ये भी मेंशन कर दिया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड के लिए अलग से 3% का प्रोविजन भी यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें ईयर्स परचेज निकालना हो और एनुअल इंटरेस्ट रेट के साथ साथ सिंकिंग फंड का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हो, तो वहां पे हमारा सोल्यूशन का मोड थोड़ा सा चेंज जाता है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप सिंकिंग फंड इंडेक्स निकालते हो या सिंकिंग फंड कोएफिशिएंट निकालते हो। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा सिंकिंग फंड कोएफिशिएंट। ठीक है, और ये कितना होगा, तो देखिए ये होता है r अपॉन 1 प्लस r टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे r क्या है, तो यहाँ पे r है हमारा सिंकिंग फंड का इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू को पुट करूँ तो 3% दिया हुआ है, तो 3% को मैं 0.03 लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.03 टू दी पावर n। n कितना यहाँ पे, तो n है हमारा 30 माइनस 1। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये आ रहा है 0.021 और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सिंकिंग फंड कोएफिशिएंट, जिसको हम कैपिटल SR से रिप्रेजेंट करते हैं। और अब हम निकालेंगे ईयर्स परचेज। ईयर्स परचेज कितना होता है, दैट इज 100 अपॉन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए मैं इसको आई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये होता था। लेकिन अब इस केस में क्या होगा, इसमें हमको SR को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में केवल एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, साथ साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सिंकिंग फंड भी दिया है। तो हमारा जो फॉर्मूला था वो मॉडिफाई हो गया। मॉडिफाई क्यों हो गया, क्योंकि क्वेश्चन भी मॉडिफाइड फॉर्म में है। ठीक, तो इसको सॉल्व कर देंगे हम। 100 अपॉन आई, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5 है, और SR की वैल्यू कितनी है, तो दैट इज अच्छा 5, तो हम परसेंटेज फॉर्म में ना, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। इसको मैं 0.021 और 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे सब परसेंटेज के फॉर्म में है, 5% है, 100% है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 14.08। रफली मैं कह सकता हूँ 14% का इंटरेस्ट यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो SR यहाँ पे कितना था, 0.021 आया था डेसिमल में। अच्छा, इसी को आप क्या कर सकते हो, इसी को आप परसेंटेज में भी लगे हाथ लिख सकते हो। परसेंटेज में इसलिए लिख दीजिए क्योंकि नीचे जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो हम लोग परसेंटेज यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा सब कुछ एक साथ क्लियर कट यहाँ लिखना चाहिए। तो इसको परसेंटेज में चेंज करके मैं क्या कर दूंगा, मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट इज 2.1%। तो अब चाहे 0.021 बोलिए चाहे 2.1% बोलिए, तो बस मैंने वही यहाँ पे किया है। इस क्वेश्चन में खास बात क्या थी, इस क्वेश्चन में खास बात ये थी कि ईयर्स परचेज के सिंपल से फॉर्मूले को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट को इसमें एड ऑन 3% दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आप चीजों को कैलकुलेट कर सकते हो जब आपका हल्का सा चेंज हो जाए। और इस पूरे के पूरे सेशन का सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है, क्योंकि इससे टफ और इससे ट्विस्टिंग क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं बनाया जा सकता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इजी सा है। कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ पंप आफ्टर 5 इयर्स। 5 साल के बाद आपको किसी पंप की वैल्यू निकालनी है जब एनुअल डेप्रिसिएशन 200 रुपए का है, ओरिजिनल कॉस्ट 300 है। आपको बताना है कि यूजफुल लाइफ अगर पंप की 10 इयर्स है, यानी कि 10 साल बाद आपको पंप काम करना बंद कर देगा, तो बताओ 5 साल के बाद उस वैल्यू, उस पंप की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं ये लिखा नहीं है कि डेप्रिसिएशन के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूँ। ठीक है, तो जब कुछ ना दिया तो आप स्ट्रेट लाइन मेथड के साथ जाया करिए, क्योंकि वो सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है और कैलकुलेशन करने के लिए किसी तरह के आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर देखिए डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी है, 200 है। ठीक है, और ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 3000 है। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका वैल्यू होगा, वैल्यू वैल्यू आफ्टर 5 इयर्स। ठीक है, तो 5 इयर्स के बाद हर साल 200 रुपए की कमी आ रही है, तो 5 साल बाद कितनी कमी आ जाएगी, 200 × 5 यानी कि 1000 रुपए कमी आ जाएगी। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000 हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू क्या होती है, वैल्यू होती है ओरिजिनल वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन। तो 5 साल के बाद डेप्रिसिएशन कितना होगा, 200 × 5 यानी कि 1000 रुपए के बराबर होगा। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओरिजिनल वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन यानी कि 2000 रुपीज। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। सिंपलेस्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन है ये, आपके एसएससी जेईई में 2018 के मॉर्निंग शिफ्ट में आया था। तो ऐसा मत सोचिएगा कि इतना इजी क्वेश्चन क्यों, आते हैं क्वेश्चन।
ठीक है, इजी लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं ताकि हर कोई उसको अटेम्प्ट कर सके। और आखिरी क्वेश्चन है जो कि इस अभी तक जितने भी हमने किए हैं उसका सबसे लंबा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है, फाइंड द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होता है, बुक वैल्यू होता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो फाइंड द बुक वैल्यू ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ दिस ईयर if machine is purchased for 15 lakh and has estimated life of 15 years, ठीक है। तो 15 साल तक वो मशीन काम करेगी और उसे 15 लाख रुपए में खरीदा गया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि बुक वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये आपका एंड ऑफ 6 ईयर है, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, एंड ऑफ 6 ईयर। तो 6 साल बाद आपको बताना है कि मशीन की वैल्यू कितनी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल पहले एनुअल डेप्रिसिएशन निकालूंगा और 6 साल में उसकी कितनी वैल्यू रिड्यूस हो जा रही है उसको कैलकुलेट कर लूंगा। तो सबसे पहले मैं एनुअल डेप्रिसिएशन निकालता हूँ। क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि मेरे को कौन सा मेथड यूज करना है, तो मैं स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर लेता हूँ, C माइनस एस अपॉन एन, ठीक। अब मुद्दा क्या है, मेरे को स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एस निकालना पड़ेगा। तो एस कितना होगा, एस होगा 10%, ठीक है, 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट विच इज 15 लाख, ठीक है। ये कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 1.5 लाख। अगर 15 लाख है तो कितना आ रहा है, 1,50,000। ये कितना आ रहा है, 1,50,000 आ रहा है। तो अब एस की वैल्यू मेरे को पता चल चुकी है, सी की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है और एन की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी हुई है। तो मैं सिंपली निकाल सकता हूँ यहाँ से किसकी वैल्यू, डी की वैल्यू। तो डी कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे, ये हो जाएगा सी माइनस एस अपॉन एन। सी कितना है 15 लाख माइनस एस कितना है 1.5 लाख डिवाइडेड बाय एन कितना है 15, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 90,000, ठीक है। ये आपका आ रहा है 90,000, यानी कि हर साल 90,000 रुपए क्या हो जाएंगे, रिड्यूस होते जाएंगे। तो अगर मैं कहूं कि डेप्रिसिएशन आफ्टर 6 ईयर कितना हो जाएगा, डेप्रिसिएशन आफ्टर 6 ईयर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 90,000, यानी कि 6 साल बाद इसकी वैल्यू में 5,40,000 रुपए की कमी आ जाएगी। तो इसीलिए बुक वैल्यू क्या हो जाएगा, बुक वैल्यू आफ्टर 6 ईयर्स, ये आपका हो जाएगा ओरिजिनल कॉस्ट जो कि आपका 15 लाख रुपए है, 15 लाख माइनस डेप्रिसिएशन इन 6 ईयर 5,40,000। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आ रहा है 15 लाख माइनस, ये आ रहा 9,60,000, 9,60,000, यानी कि 6 साल बाद इस प्रॉपर्टी की या इस मशीन की जो वैल्यू है वो आपकी 9,60,000 रुपए हो जाएगी इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो अगर आप इतने वैरायटी के क्वेश्चन कर लेते हो तो मेरे ख्याल से इट इज मोर देन सफिशिएंट। आपको न्यू क्वेश्चन मिल सकते हैं लेकिन अल्टीमेटली ट्रेंड उसका यही रहेगा और आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर ले जाओगे। बाकी ये डिपेंड करता है, चूंकि ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन ये सारे, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी ओरल कैलकुलेशन कितनी अच्छी है। सिंकिंग फंड मेथड वगैरह के क्वेश्चन भी आते हैं लेकिन जनरली अवॉइड किया जाता है, क्योंकि अगर आप सिंकिंग फंड के क्वेश्चंस को देखेंगे तो उसमें पावर का काफी यूज होता है। अब यहाँ पे 1.03 टू द पावर 30 हो जाता है, ठीक है। तो अब ये सब जिसको निकालने आएगा, कोफिशिएंट की वैल्यूज को फाइंड आउट करना जिसको आएगा, वही सिंकिंग फंड के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। इसलिए जनरली कोशिश यही की जाती है कि क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए और उसमें सॉल्यूशन के लिए आप स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज करते हैं या वो खुद करवाते हैं, ताकि उनको कोई एक्स्ट्रा टाइम ना देना पड़े या आप कैलकुलेटर की जरूरत ना पड़े, ठीक। चलिए ठीक है, इतना काफी है इसके